नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले बात उत्तराखंड के मौसम की कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। भीषण गर्मी और लू का प्रकोप उत्तराखंड में लगातार जारी है। तो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी गर्मी का सितम लगातार जारी है। मैदान वाले इलाकों से लेकर पहाड़ तक तप रहे हैं। उत्तराखंड में गर्मी का सितम लगातार जारी। अब ये गर्मी लोगों के लिए परेशानी बन गई है। इस दौरान मौसम विभाग ने गर्मी का अलर्ट भी जारी किया है। हीट वेव की बात करें तो हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गर्म हवाओं के साथ झोंकेदार गर्म हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। साथ ही तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। तो यानी अब पहाड़ी राज्य उत्तराखंड भी गर्मी की मार झेल रहा है। दिन के तापमान की बात करें तो रोजाना 45 से 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आम बात हो गई है। ऐसे में मैदानी क्षेत्र से लेकर पहाड़ तप रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य होने के बावजूद जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों से लेकर जो पहाड़ी क्षेत्र है, सभी तप रहे हैं। ऐसे में आखिर आम जनता करे तो क्या? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आसमान से जो आग इस समय बरस रही है उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी मुसीबतें लेकर आ रही है। एक तरफ लगातार जो तापमान में वृद्धि हो रही है, उससे मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार तापमान यहाँ बढ़ रहा है, जो आम जनता के लिए मुसीबत का सबब यहाँ पर बन रहा है। राजधानी देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी देहरादून में इस बार यानी जून के महीने में 3 बार अब तक 43 डिग्री के पास तापमान यहाँ पर पहुंच चुका है। अगर आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 1902 के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब देहरादून में तापमान 43 डिग्री के पार लगातार एक महीने में तीसरी बार यहाँ पर पहुंचने का काम यहाँ पर हुआ है। यही तरीके से अगर देखें तो जो देहरादून के नजदीक जो सबसे ज्यादा नजदीक जो पर्यटक स्थल है मसूरी, जहां पर देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालु जो सैलानी यहां पर पहुंचते हैं, वहां पर भी तापमान 43 और 33 डिग्री से ज्यादा यहां पर पहुंच चुका है। यानी ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में इस समय जो तापमान में जो लगातार इजाफा हो रहा है, उससे जो पर्यटक स्थल है जहां पर ठंड के चलते कह सकते हैं कि सैलानियों का आने का सिलसिला शुरू होता था, तापमान वहां पर अच्छा रहता था, लोगों को ठंड का एहसास वहां पर होता था, वहां पर भी तापमान में सामान्य से 6 से 7 डिग्री की बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है। मैदानी क्षेत्रों में तो तापमान इस समय कह सकते हैं कि जो सामान्य तापमान है उससे लगभग 9 से 10 डिग्री का जो तापमान है उसमें लगातार इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी ये कह सकते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटे इस तापमान में किसी भी प्रकार की कोई राहत मिलने की उम्मीद यहाँ पर नहीं कही जा सकती है। कुछ जगहों पर मौसम विभाग ने जरूर ये कहा है कि राज्य के जो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है, चाहे उत्तरकाशी हो, बागेश्वर हो, रुद्रप्रयाग हो या फिर आपका पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, इन जगहों पर कुछ जगहों पर हल्की बारिशें यहाँ पर हो सकती है, हल्की से मध्यम गति की बारिश। लेकिन फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि अगले 24 घंटे तक किसी भी प्रकार से इस गर्मी से प्रदेशवासियों को कोई राहत मिलने से लोग जो है उत्तराखंड के परेशान है। सिर्फ मैदानी क्षेत्र ही नहीं बल्कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां भी सूरज की जो तपिश है वो महसूस की जा रही है। अभय, गर्मी इस कदर है कि बीते कई सालों के रिकॉर्ड अब की बार गर्मी ने तोड़ दिए हैं। वहीं अगर बात करें अब सिर्फ राहत की जो खबर है वो सिर्फ और सिर्फ बारिश लेकर आएगी। ऐसे में मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? उत्तराखंड के लोकल मानसून की बात करें तो वो कब से आना शुरू हो जाएगा? देखिए, मौसम विभाग ने साफ तौर पर लोगों से इस सीजन में अभी तक जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, लोगों से खास तौर पर यहाँ पर सतर्क रहने के लिए यहाँ पर अपनी सलाह यहाँ पर दी है। कहा है कि दोपहर 12 बजे के बाद से और शाम 4 से 5 बजे तक कोई भी लोग अनावश्यक रूप से बाहर ना निकला। अगर जो लोग बाहर निकल रहे किसी कारणवश या कार्य के चलते तो वो कम से कम अपने साथ सुरक्षा के सामान अपने पास रखें। प्रशासन की तरफ से भी यही अपील लोगों से की जा रही है कि जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले। और यहाँ पर इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ कि आखिर लोकल मानसून या बारिश कब से उत्तराखंड में होती है, क्योंकि राहत सिर्फ और सिर्फ अब बारिश ही लेकर आ सकती है। अभी आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शनिवार को हुए सड़क हादसे में परिवहन विभाग ने सोमवार को टूर ऑपरेटर के खिलाफ टूर संचालन में मानकों का उल्लंघन किए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर दिया है। अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सहायक
संभागीय प्रवर्तन अधिकारी प्रमोद कर्नाटकी ने रुद्रप्रयाग थाने में टूर ऑपरेटर के खिलाफ वाहन में क्षमता से अधिक सवारी भरने के लिए ये मुकदमा दर्ज किया है। 2 दिन पहले रुद्रप्रयाग मुख्यालय के समीप रैतोली के पास हरियाणा में पंजीकृत टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 15 पर्यटकों की मौत हो गई थी। वहीं कई लोग घायल थे। दुर्घटना में घायल 11 अन्य लोगों का उपचार अभी ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। रुद्रप्रयाग से पूरी खबर, जहां बीते दिनों एक टेम्पो ट्रैवलर कार 200 मीटर गहरी खाई में जाकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में 15 पर्यटकों की मौत हो गई थी। सीधे रुक कर लेते हैं अभय कैंतुआ का। अभय, जिस तरह से रुद्रप्रयाग में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला था, 15 लोगों की इसमें जान चली गई थी, कई लोग घायल हुए थे। ओवरलोडिंग भी एक वजह इस हादसे की बताई जा रही थी। अब क्योंकि प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए, सख्त रवैया अपनाते हुए टूर ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा यहां पर दर्ज कर लिया है। क्या जानकारी, क्या अपडेट? ये कह सकते हैं कि रुद्रप्रयाग में ये पूरा मामला यहाँ पर सामने आया, जिस पर परिवहन विभाग की तरफ से एक टूर ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जो ओवरलोडिंग, यानी जो वाहन था, सवारी जो वाहन था, उसको ओवरलोडिंग के चलते ये यहाँ पर टूर ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और अब ये कहा जा सकता है कि पूरे चारधाम यात्रा मार्गों पर प्रशासन की ऐसी जो टीमें हैं, वो लगातार अपने सख्ती बरतते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि जो हादसा रुद्रप्रयाग में हुआ था या उससे पहले जो हादसे यहाँ पर हुए थे, उन हादसों की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, उससे सबक लेते हुए प्रशासन की जो टीम है वो सख्ती से इस दिशा में यहाँ पर काम कर रही है। खासतौर पर जैसे टेम्पो ट्रेवल्स हो गया, मैक्स हो गया, या दूसरी जो गाड़ियां हैं जो पहाड़ों पर इस समय यात्रा सीजन में सबसे ज्यादा उपयोगी यहाँ पर समझी जा सकती है, जो इसमें चल रही है, उन पर वो ओवरलोडिंग ना यहाँ पर कर पाए, लोग उस पर, यानी जो वाहन की जो क्षमता है उससे ज्यादा सवारी उन वाहनों में ना बैठे, या उसके जो खतरा है उस खतरे को टाला जा सके, उन सब चीजों को लेकर सख्त बरतने काम यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि जो हादसा रुद्रप्रयाग में हुआ था वो हर किसी के लिए एक दुखदायी हादसा यहाँ पर कहा जा सकता है, जिसमें 14 लोगों की कल मृत्यु यहाँ पर हुई थी अचानक से। जिस तरीके से ये वहां पर टेम्पो ट्रेवल्स अलकनंदा नदी में जाके गिरा था, उसमें लोगों को बचने का तक का समय वहां पर नहीं मिल पाया था। उसी को देखते हुए अब ये कह सकते हैं कि परिवहन विभाग की तरफ से ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि जो वाहन ऐसे संभावित नजर आते हैं जिनमें वो क्षमता से ज्यादा यात्री बैठे हुए हैं, उन यात्रियों को रोकने का वहां पर किया जा रहा है। ऐसे टूर ऑपरेटर्स और वाहन स्वामी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम वहां पर परिवहन विभाग की तरफ से किया जा रहा है। भी यही देखा गया था कि क्षमता से ज्यादा सवारियां जो हैं वो उस टेम्पो ट्रैवलर में बैठी थी, उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो जाता है, कई लोगों की जान, 15 यात्रियों की इसमें जान चली जाती है। आगे ऐसा हादसा ना हो, चारधाम यात्रा सुगम तरीके से चले, या उत्तराखंड जो पर्यटक आ रहे हैं, ऐसी कोई दुर्घटना आगे चलकर ना हो, क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि जो जितने भी टेम्पो ट्रैवलर वाले हैं वो लोग अब आगे सतर्क रहें? और सख्त निर्देश, यहां पर सख्त निर्देश देने की जरूरत कि जो जितनी क्षमता है उतने ही यात्रियों को बैठाया जाए। देखिए, ये प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर हिदायत यहाँ पर दी जा चुकी है, और परिवहन विभाग लगातार जो टूर ऑपरेटर्स या फिर दूसरे जो ऐसे वाहन स्वामी हैं जो लगातार चारधाम यात्रा मार्गों पर चल रहे हैं, उनसे अपील यहाँ पर कर रहा है कि वो वाहन क्षमता के हिसाब से ही अपने वाहन में यात्रियों को, सैलानियों को बिठाने का काम वहां पर करें, यात्रियों को बिठाने का काम करें, और उसके बाद आगे चले। और इसके अलावा जो गाड़ी की जो फिटनेस है, उस फिटनेस को भी देखने का काम टूर ऑपरेटर्स या जो वाहन स्वामी है, टैक्सी चालक है, वो उन सब चीजों को परखने का काम यहाँ पर करें। क्योंकि किसी भी प्रकार से हर सैलानी की, यात्री की जान कीमती है, ऐसे में उसके साथ कोई दुर्घटना वहां पर न घटे, इसलिए सारी सावधानियां बरतने का काम वहां पर किया जाए। क्योंकि रुद्रप्रयाग का यह हादसा सीधे तौर पर सरकार के लिए भी, परिवहन विभाग के लिए भी और जिला प्रशासन के लिए भी एक सबक है कि अगर आने वाले दिनों में इसी प्रकार से लापरवाही बरती गई, मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो फिर कुछ और बड़े हादसे यहाँ पर हो सकते हैं। क्योंकि चारधाम यात्रा मार्ग पर इस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में अगर छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज किया जाता रहा तो फिर ऐसे बड़े हादसे यहाँ पर होते रहेंगे। और यही वजह है प्रशासन की तरफ से सख्त कदम और सख्त निर्देश यहाँ पर उठाए दिए गए हैं, और सख्त
रवैया अपनाते हुए टूर ऑपरेटर के खिलाफ जल्द से जल्द यहां पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अब आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, आगे किस तरह से टूर ऑपरेटर्स को हिदायत यहां पर दी जाती है, उस पर सभी की निगाहें और आगे ऐसा हादसा ना हो इसकी कोशिशें। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनोत्री धाम के दर्शन को पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का वापसी के समय नगरवासी बड़कोट बाजार में ज्ञापन देने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नगरवासियों को निराशा हाथ लगी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रभारी मंत्री राजगढ़ी मार्ग से नौगांव लाखमंडल निकल गए। इस दौरान आक्रोशित नगरवासियों ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य चौराहे पर चक्का जाम कर सरकार से पेयजल पंपिंग योजना की जल्द धनराशि स्वीकार करने की मांग की है। नगरवासियों ने जाम के दौरान सिर्फ बड़कोट को पानी दो और पेयजल पंपिंग योजना के लिए धनराशि स्वीकृत करो के नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। हम जो पंपिंग योजना लेके यहाँ जो मंत्री जी को ज्ञापन देना चाह रहे थे कि बड़कोट शहर में पानी की किल्लत है, लेकिन उन्होंने अपना रूढ़ी ही बदल दिया। यहाँ से वो इस रास्ते से नहीं आए हैं। ये सरकार के लिए या जनता के लिए तो ये बहुत ही दुखद घटना है कि सरकार के मरी हुई है। जिंदी होती तो ऐसे रूल नहीं बदलते, लेकिन सब लोग मरे हुए हैं इसलिए रूल बदलते हैं कि जनता चाहे मर जाए। इनको वोट देने के लिए तो जनता है, हमें पानी चाहिए। माननीय मंत्री जी जो हैं, शहरी विकास मंत्री जी आए थे और हम उनके इंतजार में उनको ज्ञापन देना चाह रहे थे। हमारे बड़कोट शहर में बहुत पहले से पानी के बिना जो दिक्कत हो रही है, सारे क्षेत्र के सारे नगर पालिका क्षेत्र के लोग यहाँ पर तड़प रहे हैं और हम मंत्री जी को विनयपूर्वक प्रार्थना पूर्वक ढंग से ज्ञापन देना चाह रहे थे। लेकिन बड़ा दुख होता है कि मंत्री जी जो हैं उन्होंने अपना रास्ता बदल करके पब्लिक की कोई परवाह नहीं की और सीधे जो है चल दिए। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, अधिकारी हो, सबसे पहले हम पब्लिक है। यही मेरा सोचना हमेशा है। क्या पब्लिक वोटों के लिए ही रह गई और काम पब्लिक को और सुविधा नहीं देते? कोई नहीं। बड़ा दुख होता है। हम निवेदन करते हैं पुनः दानी सरकार से कि वो जो है हमारे इस आंदोलन के मांगों को संज्ञान करे और हमें पंपिंग योजना स्वीकृत। वहीं रविवार को देहरादून के रायपुर क्षेत्र में गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत और 2 घायल हो गए थे, जिसके बाद उनके परिजन मुख्य सड़क पर बैठ गए। बता दें कि चारों तरफ से ट्रैफिक रुक चुका है। परिजनों की मांग पूरी ना होने तक स्थानीय लोग और परिजन फिलहाल सड़क ब्लॉक करके बैठे हैं। वहीं पुलिस लगातार परिजनों और स्थानीय लोगों को समझाने बुझाने का कार्य कर रही है। साथ ही परिजनों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। रविवार को देहरादून में एक सनसनी घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद जो परिजन है वो काफ़ी निराश हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। और आज की अगर मैं बात करूं तो जो रिंग रोड है जहां से हरिद्वार से जो देहरादून एंटर करते हैं हरिद्वार पर, और साथ साथ जो देहरादून के लोग हैं जो बाहर निकलते हैं उत्तर प्रदेश में जाते हैं, और लोगों में आप देख सकते हैं कि कितना आक्रोश है कि पूरा रास्ता ही बंद कर दिया। दूसरा लोगों में ये मांग है कि जो आरोपी है उससे अगर बुलडोजर चले, साथ साथ जो बाकी आरोपी हैं उन्हें जल्द से पकड़ा जाए। और इसी के तहत जो उनके परिजन हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन उन्हें लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। मांग एक ही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, साथ साथ उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और जो बाकी बचे हुए आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और पुलिस प्रशासन पर लोग यहाँ पर भड़के हुए हैं, पूरी तरह से यातायात चौपट हो चुका है। स्थानीय लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन लोगों की मांग जायज़ है। लोग चाहते हैं कि जो बाहर से आए हुए जो लोग हैं उनको यहाँ नहीं बसाया जाए, और जिस तरह के जो अपराध वो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आकर जो बाहरी राज्य के लोग हैं जो यहाँ पर आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, उन पर पुलिस की नकल कसे। कैमरामैन शरद सुमेल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून।
खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में लोगों को जोड़ने की होड़ लगी हुई है। तो वहीं मंगलौर विधानसभा में चुनाव के चलते तमाम राजनेता किसानों के मसीहा के आशीर्वाद लेने की होड़ में लगे हुए हैं। बता दें कि बसपा पार्टी के दावेदार उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी भी किसानों के महाकुंभ के दौरान किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत से मिले और उनसे आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान बताया जा रहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत के साथ बसपा नेता के वीडियो के वायरल होने के बाद जब उनसे जानना चाहा तो उन्होंने सिर्फ साफ इससे इनकार कर दिया। वो एक मुलाकात थी और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो उनके साथ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम नेता बाद में, किसान पहले। हमारे जो बड़े हैं वो हमेशा से जो है खेती बाड़ी, हम सब किसान परिवार से ही आते हैं और आज भी हम किसान को ही प्राथमिकता देते हैं। दूसरी बात यह है कि ये हर साल की तरह इस साल भी वहाँ पर किसान महाकुंभ चल रहा है और हम हर साल जाते हैं। इस बार भी गए, मुझे आदरणीय राकेश टिकैत जी ने अपना आशीर्वाद दिया और उनसे मुलाकात भी हुई। तो पूरी सहानुभूति वो हमारे परिवार के साथ पहले से भी रखते आए हैं और अभी भी रखते हैं और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि बेटे आप चिंता मत करो, सब साथ हैं आप। खबर टिहरी से है, जहां तीन धारा के पास एक व्यक्ति खाई में गिर गया, जिसको सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। बता दें कि एसडीआरएफ की टीम को सूचित किया गया था कि तीन धारा के पास एक व्यक्ति खाई में गिर गया, जिसे रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम की जरूरत है। जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक नीरज चौहान के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। तो वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए रस्सी की मदद से 50 मीटर गहरी खाई में उतरकर व्यक्ति तक पहुंच बनाई गई और उसका सकुशल रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद उस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए टिहरी भेज दिया गया है। तो टिहरी से खबर, जहां तीन धारा के पास एक व्यक्ति खाई में गिर गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को इसकी सूचना दी गई। 50 मीटर गहरी खाई में व्यक्ति फंसा हुआ था, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वहीं अब फिलहाल सकुशल उस युवक को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर उस युवक का रेस्क्यू करा। खबर टिहरी से है, जहां तीन धारा के पास एक व्यक्ति खाई में गिर गया, जिसको सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर के लोग इस दिन साथ में योग करते हैं। 21 जून योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसके महत्व को दिखाने के लिए पूरी दुनिया के लोग एक साथ 21 जून को योग करते हैं। तो वहीं प्रदेश के पदाधिकारियों को भी योग दिवस के दिन अपने क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजन कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही योग विश्व पटल पर अपनी छाप बना रहा है और उनके तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के उत्साह में पार्टी स्तर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि पहली बार आदि कैलाश से योग दिवस का आगाज किया जाएगा। पर्वतीय सरोवर के इस दौरान पार्वती सरोवर के किनारे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। साथ ही आयुष विभाग योग दिवस कार्यक्रम के लिए तैयारियों में जुट गया है। अभी 3 दिन बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने वाला है। पूरे विश्व के अंदर योग दिवस को प्रारंभ करने का अगर किसी को श्रेय प्राप्त हुआ, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हुआ है, जिसको हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 193 देशों पर प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त हुआ। उसी के निमित्त अब तीसरी बार इस देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और 21 जून को योग दिवस का राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व के अंदर तो होगा ही, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कार्यक्रम होने वाला है।
आज प्रातः ही हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान दुष्यंत गौतम जी की वर्चुअल बैठक में तय हुआ है कि हम प्रत्येक मंडल स्तर पर इस कार्यक्रम को करने वाले हैं और मंडल पर भी कौन कौन हमारा पदाधिकारी वहां जाएगा और इस शिविर को कराएगा, ये करना है। जिले स्तर पर भी हमने जिम्मेदारियां बांटी हैं और प्रदेश पर अपने जितने मोर्चे हैं और जितने अपने प्रकोष्ठ हैं उस पर भी कार्यक्रम करेंगे। इसके अतिरिक्त इसको राजनीतिक रूप न देते हुए हमने कहा है कि जितनी सामाजिक संस्था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बार फिर बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर जीत का दावा किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है और चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेके आए हैं, बाहरी कैंडिडेट्स हैं और बीजेपी के वर्कर्स में काफ़ी नाराज़गी है, वो नाराज़ हैं। और दूसरी तरफ बद्रीनाथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा है राजेंद्र भंडारी को लेकर। उनको ये लगता है कि इस व्यक्ति ने धोखा दिया है। हमने कांग्रेस के नाम पे इसको जिताया था, पर ये कांग्रेस को भी धोखा दे के गया। राष्ट्रपति के चुनाव में ये वोट देने नहीं आया और इतना बड़ा झूठा है कि लगातार ऑन कैमरा बीजेपी को गाली देते हुए कई वीडियोज़ मेरे पास हैं जिसमें बीजेपी को कह रहा है कि खरीद फरोख्त करती है, ये करती है, अपनी आने वाले हैं। और ये जनता को आकलन करना है कि कैसे व्यक्ति को उनको अपना नेतृत्व सौंपना है। चरित्रवान और जो अपने दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति उसको जिताना है, ये ऐसे व्यक्ति को जिताना है जो थाली का बैगन है, ये जनता को तय करना है। देखिए, आमने सामने का मुकाबला है। बद्रीनाथ में बहुत सारे विषय हैं। जोशीमठ की बर्बादी बीजेपी के सिर जा रही है, उसमें हमारे पूर्व विधायक और बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष दोनों दोषी हैं। उन्होंने कहीं इस मामले को नहीं उठाया। करंट से लोग मरे, उसमें इनकी जो भूमिका रही। उसके अलावा जोशीमठ में ही शंकराचार्य जी की कर्मभूमि है, उनकी तपोभूमि है, शंकराचार्य जी का अपमान है। अंकिता भंडारी आसपास की है, जो अग्निवीर योजना है उसका है। तो इन सभी चीज़ों का असर वहाँ पड़ेगा और मुझे लगता है कि हम बद्रीनाथ की सीट अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। देखिए, दुष्यंत गौतम की पृष्ठभूमि पे मुझे नहीं जाना, पर मुझे आश्चर्य है कि संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है। संघ ने खुद कहा कि बाहरी लोगों को पहले कुछ समय बिताना चाहिए, उसके बाद उनकी जांच और एक सीमा होनी चाहिए उनको उतारने की। उसके बावजूद भी उत्तराखंड में दोनों सीटें बाहर से आए हुए व्यक्तियों को सौंप दी। और दुष्यंत गौतम का ये उनकी नज़र में सिद्धांत कुछ नहीं है, उनकी नज़र में सही और गलत कुछ नहीं, केवल जीतना उनकी नज़र में सर्वाधिक उपयुक्त चीज़ है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा गिरावट लोकतंत्र में और कुछ नहीं हो सकती। निश्चित ही उसका नुकसान भी बीजेपी को हुआ और आने वाले समय में और बड़ा नुकसान होगा। नॉमिनेशन मंगलौर में आदरणीय काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी 19 तारीख को कर रहे हैं और 21 तारीख को लखपत बटूला बद्रीनाथ सीट पे अपना नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।